नमस्कार साथियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको इस संस्कृत मॉडल टेस्ट सीरीज का चौथा पेपर दिया गया था। आपने अच्छी तरह से इसको सबमिट कर दिया होगा। साथियों, ये जो टेस्ट था वो आपके रीट 2021 में जो भाषा फर्स्ट है उसके रूप में ये टेस्ट है वो दिया गया था। साथियों, ये जो टेस्ट है वो आपके रीट 2021, एचटेट, सीटेट और आरपीएससी की कोई भी जो परीक्षा होती है, चाहे वो 3rd ग्रेड है, चाहे 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड, उनमें ये जो टॉपिक्स जो प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं वो प्रश्न आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इसलिए ये वीडियो है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट में हमने 30 प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके रीट 2021 को ध्यान में रखते हुए शामिल किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम इस चौथे पेपर का जो सॉल्यूशन है, जो प्रश्न दिए गए थे उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। आपके जिन प्रश्नों में डाउट है उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में दिखाई देने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। और साथ ही साथियों, आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और यह लाइक करके हमें आप मोटिवेशन प्रदान कीजिए। आप जितने इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने अन्य साथियों को शेयर करेंगे तो उनसे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता रहेगा। साथियों, ये जो पेपर है वो आपके नवीन पाठ्यक्रम और जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। तो चलिए अब हम एक एक प्रश्न की बात कर लेते हैं और उसके क्या आंसर हैं, क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया था, छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, इत्यस्य संस्कृते अनुवादम कुरुतः। इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए थे, छात्र हैं अध्यापकेन पठति, छात्राः अध्यापकं पठन्ति, छात्राः अध्यापकात् पठन्ति और छात्राः अध्यापकस्य पठन्ति। तो साथियों, यहाँ जब किसी अध्यापक से जब भी कोई पाठ पढ़ा जाता है, जो भी अध्ययन किया जाता है, वो नियम पूर्वक किया जाता है। क्या किया जाता है? नियम पूर्वक विद्यालय में एक जगह बैठ कर के अध्ययन किया जाता है। इसलिए जहाँ भी नियम पूर्वक अध्ययन किया जाता है वहाँ साथियों पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, छात्रा अध्यापकात् पठन्ति। कई साथी हैं वो इसका आंसर पहला कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ साधन की सहायता ली जाती है वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अध्यापक यहाँ पढ़ने का साधन नहीं है। अगर यहाँ छात्र पुस्तक से पढ़ते हैं, पुस्तक की सहायता अगर ली जाती तो यहाँ पुस्तकेन होता, लेकिन अध्यापक कोई साधन नहीं है बल्कि वह नियम पूर्वक अध्ययन कराने वाला है। इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। राइट आंसर सी होगा। और साथियों, आप इसे पूरे पेपर को देख करके आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 1-2 साथी हैं वो कमेंट करके बताते हैं, बाकी कोई भी अपना स्कोर है वो कमेंट करके नहीं बताते हैं। तो आप जितना भी स्कोर आपका बनता है वो निसंकोच कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे आपको ही फायदा होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, माता भोजनम पचती ऐसे वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुतः है। तो ये जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य का है, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्ता यहाँ माता है, इसलिए इसको तो कर्मवाच्य में बदलते समय क्या कर देंगे, तृतीय विभक्ति का एकवचन कर देंगे। तो मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति का एकवचन होता है मात्रा। तो ये बी का ऑप्शन ही सही हो जाएगा। मात्रा इस एक ही ऑप्शन में दिया गया है। मात्रा भोजनम पच्यते, पचती है, ये
परस्मैपदी की है, इसका हम आत्मनेपदी में प्रयोग कर देंगे और भोजनम है इसका प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करेंगे, तो भोजनम का भोजनम ही होता है प्रथमा विभक्ति में, तो मात्रा भोजनम पच्यते। इस तरह से बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, वकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। तो साथियों मैंने उच्चारण स्थान के 11 सूत्र आपको बताए थे, और अगर वो वीडियो उच्चारण स्थान से संबंधित वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है रीट 2021 नाम से, उसमें आपको उच्चारण स्थान से संबंधित वीडियो मिल जाएगा और उसका लिंक आई बटन में भी दिया जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो वकारस्य दंतोष्टम होता है, तो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। वै के उच्चारण स्थान के लिए एक सूत्र था वकारस्य दंतोष्ठम, तो इस तरह से वकार है वै का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखें नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, मूर्धा स्थानीय वर्ण अस्ति। मूर्धा उच्चारण स्थान जिस वर्ण का है वो आपको बताना है, तो आपको दूसरा ही सूत्र बताया गया था उच्चारण स्थान का, ऋतु रसा नाम मूर्धा। तीसरा सूत्र था, पहला सूत्र एको है विसर्जनीय नाम कंठ है, दूसरा इचु यशा नाम तालु, और तीसरा सूत्र था ऋतु रसा नाम मूर्धा। तो यहाँ देखिए री ट वर्ग रे और से इनका उच्चारण स्थान है वो मूर्धा होता है और ये मूर्धा स्थानीय होते हैं। तो यहाँ इनमें से देखिए री वर्ण दिया गया है, तो इस चौथे प्रश्न का ए आंसर है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, वाक्यम इदम संशोधित। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, नृपः खलाय शतम दंडयति। ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए थे, नृपः खलात शतम दंडयति, नृपः खलौ शतेन दंडयति, नृपः खलम शतम दंडयति। तो यहाँ देखिए दंड धातु है, तो दंड धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए खलाय है उसमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ ये खल है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और क्या बनेगा खलम। तो यहाँ खलम देखिए कौन से में है, खलम दिया गया है तीसरे और चौथे में, लेकिन यहाँ ये नृपः है उसकी जगह नृपेण नहीं होगा। इस तरह से तीसरा आंसर है वो सही होगा, नृपः खलम शतम दंडयति। ये तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही होगा। साथियों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब देखिए नेक्स्ट है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न दिया गया था, संस्कृत भाषा शिक्षणा नाम विकास है भवति। संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास होता है किससे होता है, नाटक ही नाटक से, पठन ही पढ़ने से, दर्शन ही दर्शन से, और कौशल ही कौशल से। तो साथियों अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि आपने इसका क्या आंसर किया है। तो यहाँ बता देते हैं आपको कि भाषा शिक्षण का विकास है वो कौशल के माध्यम से होता है, और भाषा के कौशल आपको मैंने बताए थे, प्रत्येक जो टेस्ट होता है उसमें रिपीट हो रहे हैं, LSRW, लिसन, स्पीक, रीड और राइट, ये 4 भाषा कौशल होते हैं, उनका यही क्रम है। पहला लिसन यानी श्रवणम, फिर स्पीक भाषणम, और रीड पठनम, और राइट लेखनम। इस क्रम में आपको इनको याद करना है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए 7वां प्रश्न, बालकेषु कल्पना शक्ति है विकासः भवति। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है किससे, कक्षा नायक विधि से, कथा कथन विधि से, भाषण विधि से, वाद विवाद विधि से। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कथा कथन विधि से। यानी जब बालक कथा सुनाएगा, कहानी सुनेगा और सुनाएगा, तो उससे उसकी कल्पना शक्ति है उसका विकास होता है, क्योंकि जो भी कहानी होती है वो किसी न किसी घटना को लेकर के होती है। तो उस कहानी को जब बालक सुनेगा तो उसके साथ साथ में वो उसी तरह की अन्य कहानी है उसकी कल्पना अपने मन में करता रहेगा, तो उससे कल्पना शक्ति का विकास उसका होगा। कथा कथानक विधि है उससे बालक की कल्पना शक्ति है उसका विकास होता है। अब देखिए 8वां प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि ही कह उच्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि को क्या कहा जाता है, सूत्र विधि, व्याकरण विधि, पारायण विधि, भंडारकर विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा साथियों चौथा, भंडारकर विधि। तो इस
अनुवाद जो शिक्षण विधि है उसका जो आविष्कार है वो गोपाल भंडारकर ने किया था, इसलिए इसके नाम पर ही इसका नाम अनुवाद विधि का है वो रख दिया भंडारकर विधि। तो इस तरह से इस अनुवाद शिक्षण विधि है उसको भंडारकर विधि भी कहा जाता है। अब देखें नेक्स्ट 9 का प्रश्न, कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणाम कृते का सिद्धांत है समुपयुक्त है। कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त होता है, ये आपको बताना है। व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत, अनुपात क्रमयोज सिद्धांत, समवाय सिद्धांत, मौखिक कार्य से सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, क्योंकि हमारी जो कक्षा होती है, विद्यालय होता है, उसमें कई प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसमें कुशाग्र बुद्धि भी होते हैं, सामान्य बुद्धि भी होते हैं और मंद बुद्धि भी होते हैं। तो उनके इस व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत के ऊपर आधारित सिद्धांत के माध्यम से उनका वर्गीकरण करके उनकी पारिवारिक स्थिति है और उनके जो भी इतिहास है उसके बारे में देख करके उन्हें बच्चों को अलग अलग वर्ग में बांट करके हमें अच्छे से अच्छा अध्ययन उनको करवा सकते हैं। तो इस तरह से व्यक्तिक भिन्नता जो सिद्धांत है उसे का प्रयोग करना हमारे लिए समुचित होगा। अब देखिए 10 का प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथमं मौखिक कार्यं ततः लिखित कार्यं च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत है क्या। संस्कृत भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य होता है, उसके बाद में लिखित कार्य होना चाहिए। तो यहाँ जो संस्कृत भाषा का कौन सा शिक्षण सिद्धांत है वो प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए रुचि सिद्धांतम, बहुमुखी सिद्धांतम, अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत है और सक्रियतया सिद्धांत है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत है, यानी अनुपात और क्रम का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा, इस भाषा शिक्षण के सिद्धांत के द्वारा बच्चे को पहले मौखिक कार्य दिया जाना चाहिए और उसके बाद में लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। जब बच्चा बोलना सीख जाए तो उसके बाद में ही उसको लिखित कार्य है वो दिया जाना चाहिए। यह होता है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अब देखें नेक्स्ट 11 प्रश्न, शिक्षण सूत्र से लिया गया है। पूर्व ज्ञानात् परम नवीन ज्ञानम प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धांतस्य किम सूत्रम। पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को देना, पूर्व ज्ञान पहले हो और उसके बाद में नया ज्ञान है उसको दिया जाए, तो यहाँ शिक्षण सिद्धांत है उसका कौन सा सूत्र काम में लिया गया है। स्थूलात् स्थूलम सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति और कठिनात् सरलम प्रति। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, यानी पूर्व ज्ञान का मतलब हो गया जिस व्यक्ति को छात्र को जो याद है यानी ज्ञात है, और नया का मतलब नया है वो अज्ञात है यानी उसको जानकारी नहीं है। तो जो ज्ञात और अज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो इस सिद्धांत के अंतर्गत काम में लिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट 12 प्रश्न, गुरुमुखम इति साधनम वर्तते। गुरुमुखम है वो साधन है किसका, भाषण कौशल का, पठन कौशल का, लेखन कौशल का और श्रवण कौशल का। तो साथियों ये प्रश्न है वो रिपीट हो चुका है, इसके बारे में पूर्व के जो टेस्ट दिए थे, पूर्व का जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया था उसमें बता चुका हूँ। श्रवण कौशल यानी गुरु पूर्व समय में, प्राचीन समय में जो पाठशाला विधि के माध्यम से बच्चों को अध्ययन कराया जाता था उसमें गुरु है वो बोल करके उनको बताता था और अपने जो उसके विद्यार्थी थे वो उसको सुन करके अध्ययन करते थे। तो यहाँ गुरु का मुख है वो श्रवण कौशल का साधन है। अब देखिए 13वां प्रश्न, संस्कृत अध्यापन से श्रव्य दृश्य साधनम वर्तते। श्रव्य दृश्य साधन वो होते हैं जिससे देख करके और सुन करके अध्ययन किया जाता है। तो प्रतिकृति यानी ये तो मॉडल होता है, श्यामपट्ट आप जानते ही हैं, दूरदर्शनम और ध्वन्याभिलेख है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, स होगा। दृश्य श्रव्य साधन है वो दूरदर्शन है यानी टेलीविजन है, प्रतिकृति है वो दृश्य साधन है, श्यामपट्ट है वो भी दृश्य साधन है और ध्वन्याभिलेख है वो क्या है, श्रव्य साधन है। तो दोनों इसमें है
टीवी में। अब देखिए 14वां प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगरस्य भौगोलिक स्थितिम् अवगन्तुं कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण के समय नगर की भौगोलिक स्थिति को आपको बताना है, तो उसके लिए कौन से अधिगम साधन का प्रयोग आप कर सकते हैं? मानचित्र से, पत्रक से, रेखा चित्र से, श्यामपट्ट से। तो यहाँ साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा मानचित्र से। यानी किसी भी नगर या गांव की आपको भौगोलिक स्थिति बतानी है तो वहाँ आप मानचित्र के प्रयोग करके इसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए 15वां प्रश्न, पाठ्य पुस्तकस्य स्थानं शिक्षणे महत्वपूर्णं विद्यते। पाठ्य पुस्तक का स्थान शिक्षण में महत्वपूर्ण है। किस लिए है, किस उद्देश्य के लिए है? बाल का नाम ज्ञानस्य सीमाया विस्तारे, व्यावहारिक ज्ञानस्य संपादनाय, छात्रेषु स्वाध्यायं प्रति रुच्युत्पादनाय, उपर्युक्तानां सर्वेषां उद्देश्यानां संपादनाय। तो पाठ्य पुस्तक का जो महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षण में वो इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है। पाठ्य पुस्तक से बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार भी होता है, उसके व्यवहारिक ज्ञान है उसमें भी वृद्धि होती है, और छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि भी पैदा होती है। तो यानी ये तीनों उद्देश्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये पाठ्य पुस्तक है उसका शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए 16वां प्रश्न, शिक्षण विधीनां समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतीकरणे च सहायकं भवति। शिक्षण विधियों के समीकरण और शिक्षा स्तर तथा उन्नतीकरण में सहायक है। शिक्षण विधियां हैं वो समीकरण, शिक्षण विधियों के समीकरण में शिक्षा का स्तर को उन्नत करने, शिक्षा के स्तर को उन्नत करने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? पाठ्य पुस्तकम, मूल्यांकनम, गृह कार्यम और अध्यापनम। तो अपना आंसर है वो कमेंट करके बताएं आपने क्या दिया है इसका आंसर। तो शिक्षण विधि है उसकी शिक्षा के स्तर में उन्नति में सहायक होता है मूल्यांकन, यानी अध्यापक ने जो पढ़ाया है वो बच्चों को कितना अधिगम हुआ है, शिक्षा के स्तर में कितनी उन्नति हुई है, इसकी जांच के लिए मूल्यांकन कार्य जरूरी होता है कि बच्चे को पढ़ाया हुआ है वो उसको कितना अधिगम हुआ है या नहीं। तो उसे मूल्यांकन के माध्यम से उसको पता चलता है। अब देखिए नेक्स्ट 17वां प्रश्न, छात्राणां गृह कार्य से मूल्यांकनम भवितुम शक्नोति। छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन हो सकता है, किससे होगा? बाह्य मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन से, साक्षात्कारेण, साक्षात्कार से, आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन से, और भाषणेन, भाषण से। तो यहाँ देखिए साथियों जो गृह कार्य मूल्यांकन है वो आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 18वां प्रश्न, शलाका परीक्षा भवति। शलाका परीक्षा होती है मौखिकांतर्गते, लिखितांतर्गते, उभयांतर्गताः और प्रश्नांतर्गताः। तो शलाका परीक्षा है वो मौखिक जो परीक्षा होती है उसके अंतर्गत आती है। साथियों शलाका परीक्षा वो होती है कि एक शलाका मतलब होता है लकड़ी, यानी एक छोटी लकड़ी है उसको किताब में लगा दिया जाता है और उस किताब के जिस पृष्ठ में वो शलाका लगाई जाती है उसको पढ़ करके या उसमें से जो भी प्रश्न है वो अध्यापक उसको पूछता है बच्चे को, तो वो होती है शलाका परीक्षा। तो ये मौखिक के अंतर्गत आती है, यानी उसे जो पृष्ठ है उसमें से उसको पढ़वाया जाता है या उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये मौखिक अंतर्गत आती है। अब देखिए 19 का प्रश्न, छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासाम परीक्षणम मूल्यांकनम च भवेते। छात्रों के दैनिक कार्यों का सभी प्रकार से मूल्यांकन हो सकता है, किसके माध्यम से? आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन या परीक्षया। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा आंतरिक मूल्यांकन, और इसका बहुत कम विद्यार्थी हैं वो सही आंसर कर रहे हैं। छात्रों का जो दैनिक कार्य का मूल्यांकन है वो उसमें कर रहे हैं ये सतत वाला। ये थोड़ा सा टाइप करने में गड़बड़ हो गया, ये सतत था, सतत मूल्यांकन।
तो यानी ये ऑप्शन है वो गलत है। इसमें ये जो दैनिक कार्यों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत ही होता है, जिसमें संपूर्ण मूल्यांकन है वो बच्चे का इसमें किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट 20 का प्रश्न, संस्कृत मौखिक परीक्षया कस्य कौशलस्य मूल्यांकनं कर्तुं न शक्यते। संस्कृत मौखिक परीक्षा के अंतर्गत किस कौशल का मूल्यांकन नहीं कर सकते। श्रवण से, लेखन से, पठन से, भाषण से। तो साथियों लेखन कौशल का मूल्यांकन है वो मौखिक परीक्षा के द्वारा नहीं होता है। श्रवण कौशल से यानी मौखिक प्रश्न हम पूछते हैं, बच्चा उसको सुनता है, उसका जवाब देता है। पठन कौशल का बीच में होता है, भाषण कौशल का बीच में होता है। यानी भाषण में तो वार्तालाप है और पठन से में पढ़ने में शलाका विधि है, उसको काम में लिया जाता है। श्रवण में भी शलाका विधि है, वार्तालाप है, कथा विधि है, इन सब को काम में लिया जाता है। लेकिन जो मौखिक परीक्षा है उसके अंतर्गत लेखन कौशल का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए 21 का प्रश्न, 21 से लेकर के 25 तक के प्रश्न हैं, उनके जवाब आपको इस पैराग्राफ के ऊपर आधारित देने हैं। तो निश्चितम मतम यत संस्कृत भाषेव विश्व भाषा पदम अर्हति जगति यापि संस्कृत प्राकृत लैटिन ग्रीक इंग्लिश द्याः भाषाः तत्र तत्र देशेषु प्रचलिताः दृश्यन्ते तासु संस्कृत भाषेव सौष्ठवेव सारल्यं माधुर्य च श्रेष्ठः काश्यम् अपि हि अन्येषां भाषायां न तादृक् सर्वाङ्गपूर्णं व्याकरणं यादृक् संस्कृत भाषायां न च तादृशी ही वैज्ञानिकी ही लिपि ही यादृशी संस्कृत भाषायां। तो इस पैराग्राफ के ऊपर आधारित आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो आगे आने वाले हैं। तो देखिए 21 का प्रश्न, अस्माकम इत्यत्र का विभक्ति ही। ये अस्माकम पद है वो इस पैराग्राफ से लिया गया है और इसमें आपको विभक्ति बतानी है। प्रथमा षष्ठी ही, तृतीया चतुर्थी ही। तो देखिए अस्माकम है वो अस्मद शब्द के षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। मम आवयो अस्माकम षष्ठी का बहुवचन है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए 22 का प्रश्न, संस्कृत भाषेव इत्यत्र संधि विच्छेद है करणीय। तो मैंने आपको संधि पढ़ाते समय बताया था कि अगर शब्द के बीच में आपको 2 मात्राएं दिखाई दें तो वहाँ वृद्धि संधि होती है, और जहाँ 2 मात्राएं आपको दिखाई दे रही हैं वहीं आपको प्लस का निशान लगा देना है। तो यहाँ देखिए स है उसमें 2 मात्राएं हैं, अब यहाँ प्लस का निशान लगा करके वह तो है ही, और ऐ होता है ए और आ के योग से, तो इसका विच्छेद क्या होगा, संस्कृत भाषा प्लस एव। ये संस्कृत भाषा प्लस एव कौन से ऑप्शन में दिया गया है, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ वृद्धि संधि है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। भाषा संस्कृत भाषा प्लस एव, संस्कृत भाषा ही बनता है। अब देखिए 23 का प्रश्न, संस्कृत भाषायाम वैज्ञानिकी लिपि ही विद्यते। संस्कृत भाषा में वैज्ञानिकी लिपि है इति वाक्ये है विशेषण पदम वर्तते। संस्कृत भाषायाम लिपि ही वैज्ञानिकी ही विद्यते। तो देखिए विद्यते है वो तो क्रिया है, संस्कृत भाषायाम इसकी बात की जा रही है तो ये हो गया संज्ञा शब्द है। अब यहाँ लिपि और वैज्ञानिकी ये 2 शब्द हैं, तो लिपि की बात हो रही है और लिपि कैसी है, वैज्ञानिकी है। तो लिपि शब्द की विशेषता वैज्ञानिकी बता रहा है, तो यहाँ जो वैज्ञानिकी है वो विशेषण पद होगा, तो सी ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 24 का प्रश्न, व्याकरणम इत्यत्र कह प्रत्यय है। व्याकरण है उसमें कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। तो देखिए हमें जो व्याकरण है, व्याकरणम जो पद है उसका प्रकृति प्रत्यय जान लेते हैं। तो इसमें वी उपसर्ग है, साथ में ही आ उपसर्ग है और क्री धातु है और लुट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, लुट प्रत्यय। और यहाँ प्रत्यय ही पूछा गया है, तो लुट कौन से ऑप्शन में है, ए के ऑप्शन में है, तो लुट प्रत्यय 24 का जो प्रश्न है उसमें ए ऑप्शन सही होगा। लुट में टे की इत संज्ञा हो जाती है, लय की भी हो जाती है, और यू और न को सूत्र है उससे यू के स्थान पर अन आदेश हो जाता है, और ये र होने की वजह से क्री
का जब गुण करेंगे तो कर होगा, और इस रह की वजह से जो न है वो नए में बदल जाएगा, और जब इसका संधि कार्य करेंगे तो व्याकरणम शब्द बनेगा। तो इस तरह से 24 में ए ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 25 का प्रश्न, विश्व भाषा इत्यस्य समास विग्रह वर्तते। विश्व भाषा, इसका समास विग्रह आपको बताना है। विश्व प्लस भाषा, विश्वस्य प्लस भाषा, विश्वास है भाषा, और विश्वम भाषा, ये प्लस शब्द हैं वो गलती से लग गए तो आप इनको कट कर दीजिए। विश्व है भाषा, विश्वस्य भाषा, विश्वास है भाषा, विश्वम भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ब होगा, विश्वस्य भाषा। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। विश्व की यानी संसार की भाषा है संस्कृत भाषा। तो जो 25 का प्रश्न है उसमें ब ऑप्शन सही होगा। अब देखें नेक्स्ट 26 से लेकर के 30 तक के जो प्रश्न हैं वो आपको इस श्लोक के ऊपर आधारित दिए गए हैं। तो इस श्लोक को पढ़ना है और इसके ऊपर विचार करके आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको देने हैं। श्लोक यहाँ दिए गए हैं, भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमयी नवाम्बुभिर भूरिविलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव एवैषे परोपकारिणाम। तो इस श्लोक को आधार मान करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए 26 का प्रश्न, सत्पुरुषाः इत्यत्र कः समास है। सत्पुरुषा है उसमें कौन सा समास है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अव्ययी भाव है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष है। तो देखिए इसके विग्रह की अगर हम बात करें तो विग्रह होगा शत च असौ पुरुषाः, सत च असौ पुरुषाः सत्पुरुषाः, ये इसका समास विग्रह होगा। और ये है उदाहरण कर्मधारय समास का। विशेषण विशेष से, कौन सा कर्मधारय है इसमें? विशेषण विशेष से कर्मधारय समास है। यानी सत है वो क्या है? विशेषण है, और पुरुष है वो विशेष से है। सत विशेषण शब्द विशेष से यानी पुरुष विशेष की विशेषता बता रहा है कि पुरुष है वो कैसे हैं? सत हैं। तो यहाँ कर्मधारय समास होगा, इसमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कर्मधारय। तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखें नेक्स्ट 27 का प्रश्न, एवैष इत्यत्र कः संधि। एवैष में कौन सी संधि है वो आपको बतानी है। संधि का नाम बताना है आपको। यहाँ भी देखिए शब्द के बीच में 2 मात्राएं लगी हुई हैं, तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। एक मात्रा अगर आपको दिखाई दे तो गुण संधि होती है। अगर दीर्घ मात्राएं, बड़ी की मात्रा, बड़े उ की मात्रा और बड़ी री की मात्रा, यह आपको कोई शब्द के बीच में दिखाई दे तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। अयाति संधि में आय, आय, आव और अव ये शब्द के बीच में दिखाई दे तो वहाँ अयाति संधि होती है। तो यहाँ देखिए 2 मात्राएं दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ वृद्धि संधि है। और इसके विच्छेद की अगर बात करें तो होगा एव प्लस ऐसा है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। साथियों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए फटाफट से, और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करना ना भूलें। और अब देखिए नेक्स्ट 28 का प्रश्न, अस्मिन् श्लोके है छंदः अस्ति। इस श्लोक में छंद आपको बताना है, कौन सा छंद है। ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए हैं, द्रुत विलंबितम, उपजाति ही वंशस्थम, भुजंग प्रियातम। तो यहाँ भुजंग प्रियातम तो नहीं है क्योंकि उसमें तो 4 यकार होते हैं, तो 4 यकार यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा वंशस्थ। और वंशस्थ जो छंद है उसका लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। वंशस्थ मुदीरितम जरौ, तो यहाँ जतौ जरु का आया है, यानी जय गण, तय गण, जय गण और रे गण, ये 4 गण आपको अगर किसी भी श्लोक के पाद में मिले, चरण में मिले तो वहाँ वंशस्थ छंद होता है। अब आप इसे श्लोक में गण आपको लगाना मैंने बताया था। छंद वाले प्रकरण जब छंद मैंने आपको पढ़ाए थे उस समय गण किस तरह से लगाए जाते हैं ये बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए
प्लेलिस्ट है रीट 2021 नाम से, उसमें आपको छंद नाम से वीडियो मिल जाएगा, वहाँ आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ इसमें वंशस्थ छंद होगा, आप इस पे गण लगा करके देख सकते हैं, जयगण तैगण जयगण और रैगण आएंगे। तो ये वंशस्थ छंद का उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट 29 का प्रश्न, भवन्ति नम्रास्तर्वै फलोद्गमै इत्यत्र विशेष्य पदम में किम। अब आपको यहाँ अच्छे से पढ़ना है प्रश्न को कि उसमें विशेष्य पद पूछा है या विशेषण पद पूछा है। ज़्यादातर साथी हैं वो प्रश्न को सही नहीं पढ़ रहे हैं और विशेषण मान करके यहाँ अपना आंसर है वो गलत टिक कर रहे हैं। ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए थे भवन्ति नम्राः तर्वै और फलोद्गमै। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो होगा तर्वै है। भवन्ति क्रिया है, फलोद्गमै से आपको लेना नहीं है कुछ भी, और नम्राः और तर्वै है। यहाँ देखिए नम्रा है वो तो है विशेषण शब्द, क्या है विशेषण शब्द, और तर्वै है वो है विशेष्य शब्द। तो आपको विशेष्य ही बताना है कि विशेष्य पद कौन सा है। विशेष्य क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और जिन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता जिस शब्द के द्वारा बताई जाती है वो होता है विशेषण। तो यहाँ देखिए तर्वै है यानी पेड़ हैं वो कैसे हैं, नम्र हैं। तो नम्र तो हो गया इसका विशेषण, और नम्र कौन है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी पेड़ों की बताई जा रही है। तर्वै है यानी तरु की बताई जा रही है। तो ये तर्वै शब्द है वो है विशेष्य। इस तरह से यहाँ से ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखिए इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न, अनुद्धता इत्यत्र कः प्रत्यय है। अनुद्धता में कौन सा प्रत्यय है, कत्वतु कत तव्यत सत्री। तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो होगा कत प्रत्यय। अनुदत्ता है उसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है और ये स्त्रीलिंग का रूप है। अनुदत्त है, अनुदत्ता, अनुदत्तम, इस तरह से इनके रूप चलते हैं कत प्रत्ययांत शब्दों के। पुल्लिंग में अनुदत्त है बनता है, स्त्रीलिंग में अनुदत्ता और नपुंसकलिंग में अनुदत्तम, ये रूप इसके चलते हैं। तो साथियों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। साथ ही यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल अक्षर में दिखाई देने वाले लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मॉडल पेपर को हल करने के लिए। तब तक SLT टेकन YouTube चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।